मेजॉरिटी ऑफ द जो एस्पिरेंट्स है वो क्या गलती करते हैं एज पर मी व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिथ अबाउट एसएससी प्रिपरेशन। सो अभी जो आने वाले सीजीएल्स हैं या फिर एसएससी के एग्जाम्स हैं, मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स भाई हैं मैं उन सबको एक सलाह देना चाहूँगा इस रिगार्डिंग। बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बस डेली लगातार मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। देखो मॉक टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, उससे आपको हेल्प ही मिलती है प्रिपरेशन के टाइम पे। बट hello everyone, my name is Sachin Gujar. I have cleared 2023 CGL batch and opt for the GST department. Currently I am posted in Delhi and working as a GST inspector in Delhi. So अभी जो आने वाले CGLs हैं या फिर SSC के एग्जाम्स हैं, मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स भाई हैं मैं उन सबको एक सलाह देना चाहूँगा इस रिगार्डिंग। हम मेजॉरिटी ऑफ द जो एस्पिरेंट्स वो क्या गलती करते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं पीछे सिलेबस कंप्लीट करने के। हम उसको वास्टनेस में देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना है। मैं आपसे सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। टॉपर जो होता है, उसके बाद जो स्कोर होता है, मतलब वो भी वेरी करता है 350 से लेके 360 के बीच में, ठीक है? टॉपर होता है। इस कितना परसेंटाइल हो गया 100% में से? मतलब 90%। इफ यू आर स्कोरिंग 90%, दैट मीन्स अगर आपका सिलेबस 90 टू 95% भी कवर है और अच्छे से कवर है, प्रॉपर कमांड के साथ है और प्रॉपर आपने उस पे वर्क किया हुआ है, तो वो भी इनफ है आपको टॉपर बनाने के लिए। लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं उसको 100% कवर करूं सिलेबस को, तो आपको उसको सम टेस्ट में नहीं लेना है कि पूरा सिलेबस में लेके चलूं। वो आप बहुत वास्ट होता है सिलेबस भी कि आप सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, जीएस अपने आप में बहुत वास्ट है, क्या क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे। तो आपको ना बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए कि मैं क्या पढ़ूं, किस चीज़ को मैं छोड़ सकता हूँ, या कहाँ पे मैं थोड़ा सा ना वो रिस्क ले सकता हूँ, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा मैं ले सकता हूँ वहाँ पे, या फिर इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा वर्क करूँ तो मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ से करने से। तो आप जब सिलेबस को करें, आप ये ना एक तो अपने ना जो उसके बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करें रेदर देन कि जस्ट उसको जल्दी-जल्दी क्लासेस कवर कर लें या फिर जल्दी-जल्दी नोट्स बनाने खत्म करें। आपका जब एक बार बेसिक स्ट्रांग होगा, फिर चाहे एसएससी किसी भी तरह घुमा के या किसी भी पैटर्न में क्वेश्चंस आपसे पूछे, आप उसको ईज़िली क्रैक कर पाते हो। ठीक है? तो आपके अंदर फिर वहाँ पे डर और इफ एंड बट वाला क्वेश्चन नहीं होता कि यार अच्छा ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूँगा। ज़्यादा फोकस करो कि आप अपना बेसिक को स्ट्रांग करो, तब आप ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे। ओके, सेकंड पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बस डेली लगातार मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। देखो मॉक टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, उससे आपको हेल्प ही मिलती है प्रिपरेशन के टाइम पे। बट सही तरीके से मॉक टेस्ट देना, सही तरीके का मेरा मतलब है कि आप चाहे लिमिटेड कम से कम मॉक टेस्ट दो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट उनका जो एनालिसिस है, वो इतने परफेक्ट ढंग से होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक-एक क्वेश्चन में कहाँ गलतियाँ करी है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो ठीक कर देते हैं, लेकिन वो हम इतना टाइम उसमें लेके करते हैं ना कि उसका ठीक होना ना होना फिर हमारे लिए कोई वैलिड नहीं रहता। कि एक क्वेश्चन में हमने 4-4 5-5 मिनट दे दिए मैथ्स के या फिर किसी भी एक रीजनिंग के क्वेश्चन में या फिर किसी और क्वेश्चन में, कि वो नलिफाई कर देता है हमारे बाकी आने वाले क्वेश्चन्स को। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन को मॉक टेस्ट दे दें और उसको एनालिसिस करें उसका, तो आप ये देखिए किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दिया। उसके बाद उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करें कि यार क्या मैं यहाँ पे जो 4 मिनट मैंने वहाँ पे दिए उस मॉक टेस्ट के टाइम पे, क्या मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके जल्दी से सॉल्व कर सकता था? तो फिर उसका रीज़न आप पता करें कि क्या रीज़न रहता कि आपने उस टाइम पे 4 मिनट दे दिए बट इसको अभी जल्दी कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ ये आपकी खुद की एनालिसिस होगी कि मैं कहाँ पे अटक रहा था उस चीज़ को करने में, या मैं कहाँ पे अटक रही थी उस चीज़ को करने में। उस टाइम पे मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्यों याद नहीं आया? तो ये आपके वो वीक एरियाज़, वीक पॉइंट होते हैं जिनको आप टारगेट करते हो फिर उसके बाद। फिर अगली जो आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज़ होती है ना, वो उसी बेसिस पे बना रहे होते हो आप कि यार मेरे को पिछले मॉक टेस्ट में ये मेरी गलतियाँ और कमियाँ थी। बस आपको मॉक टेस्ट में ये एनालिसिस नहीं करना कि मेरा यार मैथ्स में 40 स्कोर बना है, 10 नंबर घटे हैं, तो मेरी मैथ्स वीक है। नहीं, मैथ्स में जो 10 नंबर गए हैं, वो कहाँ गए हैं? कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको आता है, जल्दबाजी में आप थोड़ा गलत टिक कर देते हैं, तो वो भी आपके नेगेटिव मार्किंग में आ जाते हैं। बट स्टिल कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपका वो कॉन्सेप्ट खराब है। तो आपको जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, आपको उन पे ध्यान देना होता है, उन पे फोकस करना होता है कि आप उनको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हो। और दूसरा ये एक और बड़ा इश्यू जो आता है कि आप हमेशा ना अपने स्कोर को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि यार उसके तो इतने स्कोर आ रहा है, मेरा स्कोर कम आ रहा है, उसका ज़्यादा आ रहा है, मेरा तो अभी भी नहीं आ पा रहा इतना, या एक्स वाई ज़ेड। तो आप वहाँ क्या करते हो, अपने आप के ऊपर एक ना ज़बरदस्ती का बर्डन, एक प्रेशर क्रिएट करते हो अपने ऊपर में, जो कि आपके लिए ना एक आई वोंट से कि एक अच्छी तरह हेल्प करता होगा अपनी प्रिपरेशन में। वो आपको और थोड़ा-सा ना मोरली आपको डाउन करता होगा। तो वहाँ पे आप क्या करना है कि आपको ये देखना ही नहीं है कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। आपको बस ये ट्राई करना है, ये फ़ोकस करना है कि भाई मेरा स्कोर पिछले मॉक में क्या आया था और अभी जो नेक्स्ट मॉक मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस स्कोर को, जो गलतियाँ मैंने उस टाइम पे दोहराई थी, उन गलतियों को सुधारते हुए मैं अपना स्कोर कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ।
जब आप अपने आप को कंसिस्टेंटली सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करने पे लगे रहोगे, तो आप ये भूल जाओगे कि अब किसी का क्या स्कोर आ रहा है, टॉपर का क्या स्कोर आ रहा है, वो प्रेशर आप जो लेते हो ना, वो जबरदस्ती का प्रेशर, वो प्रेशर छोड़ दोगे, तब आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। और एक बार जब आप अपने आप को इंप्रूव कर पाते हो इस डायरेक्शन में कि आपको मार्क्स किस तरह बढ़ाने हैं अपने, तब आप कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन होता है। एज पर मी, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट एसएससी प्रिपरेशन? सबसे बड़ी मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि यार टॉपर्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, तो वो या फिर वो स्कूल से, मतलब स्कूल टाइम से हमेशा एकदम अपनी क्लास में टॉप कर रहे होते हैं और 90 स्कोर्स परसेंटाइल और मोर देन दैट वो लेके आ रहे होते हैं। बिलीव मी, आई हैव बीन इनटू द सिचुएशन कि जहाँ पे मैंने वो प्रिपरेशन का फेज़ देखा है। आई हैव मेट लॉट्स ऑफ टॉपर्स जो मेरे साथ के हैं, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग ली है। मतलब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं सभी के सभी। कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा स्टूडियस होता है। दे आर एवरेज होते हैं हर कोई। बस फ़र्क कितना आता है कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं किसी चीज़ को लेके। क्योंकि एसएससी आपसे कुछ नहीं माँगती, वो आपसे आपकी कंसिस्टेंसी माँगती है विद डिसिप्लिन। देखो ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, कुछ दिन हम लगातार पढ़ते हैं, उसके बाद एक टाइम पीरियड फिर आता है कि जहाँ हम थोड़ा डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। लगता है यार आज मन ना पढ़ें, छोड़ देते हैं, यार रख देते हैं बुक, आज रेस्ट ले लेते हैं। पर जब अपने आप को आप वहाँ पुश कर रहे होते हो, वही जो गैप होता है ना आपके टॉपर का और बस सिलेक्शन लेने वाले में कि सिर्फ़ सिलेक्शन हो गया है, वो गैप फ़िल कर दो। ये वो पुश है आपका जो उसको फ़िल करता है उस गैप को। और कंसिस्टेंट कैसे रहें कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था यार, तो मुझे याद है नींद आती थी रात में, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का तरीका वो था, टाइम पीरियड था ना, मैं रात को रखता था कि ब सुबह 12 बजे स्टार्ट करता था दोपहर में बेसिकली, और शाम तक आते-आते थोड़ा बहुत मतलब एक पढ़ता था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो मेन करता था वो मैं करता था रात को 8 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक वहाँ पे। वहाँ नींद भी आती थी। जब भी मेरे को वो होता था ना कि थोड़ा-सा एनर्जी नहीं है या पढ़ना नहीं है, क्लास नहीं लेनी है, बस मैं एक थॉट याद करता था कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो जर्नी स्टार्ट की है, वो किस रीज़न से स्टार्ट की है। तो ऑटोमैटिकली वो जो एक होता था ना, नींद भी आ रही होती थी या फिर कुछ और नेगेटिव थॉट्स थे, वो सब गायब हो जाते थे और एकदम पूरी तरह फ़ोकस होके अपने आप ही मन लग जाता था पढ़ने में कि नहीं यार, अचीव तो करना है और उसे इसी बार लेना है। उसको मैं नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं छोड़ूँगा। ये जो माइंडसेट वाली बात है ना, ये तो आपको अपने आप को मजबूत करना ही पड़ता है जब आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हर दूसरे दिन या फिर आपका जो एक मॉक टेस्ट का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अगेन, कि जो मॉक टेस्ट है ना, आपका स्कोर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप इंक्रीज़ कर रहे होंगे मॉक टेस्ट के स्कोर में, कि चलो आज 200 में से मेरे 140 बने या 140 बने तो कल 160 ही आएँगे। हो सकता है उसको आप थोड़ा स्लिप करें, वहाँ पे 120 पे पहुँच जाएँ, डिमोरलाइज़ फ़ील करेंगे। लेकिन ये आपका माइंडसेट ही है जो आपको उसको हारने से बचाएगा। वो कैसे आएगा आपका माइंडसेट? क्योंकि जिस आपको सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा भई आपने किस रीज़न के साथ आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो रीज़न क्या था उसका? वो सिर्फ़ ऐसे ही मौज-मस्ती में स्टार्ट किया, फिर एक्चुअल में कोई उसके पीछे एक मतलब एक मीनिंग है या फिर एक गोल है जो अचीव करना है आपको। क्योंकि जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट होगा इस चीज़ को लेके। आप सबकी तरह मेरे को भी बड़ी एडवाइसें मिलती थी कि यार ये कर ले, वो कर ले। सबसे पहले तो मैंने देखो लोगों की सुनता था मैं भी, दूसरे जो एस्पिरेंट्स होते थे कि यार लिमिटेड दोस्त थे, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त थे पहली बात, कि जिनसे मैं टच में था। अगर वो मेरे को कोई एडवाइस करते थे ना, यार ऐसा कर ले, ऐसा उससे अच्छा हो जाएगा, तो मैं एक बार ट्राई करता था उसको करने की, यार हाँ, मैं देखता हूँ। उसको एनालाइज़ करता था कि यार इससे क्या हो पाएगा, मेरा बेनिफिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर मेरे को लगता था कि नहीं, इससे मेरा बेनिफिट नहीं हो रहा, तो मैं डिसीज़न फिर वहीं लेता था साथ के साथ कि नहीं, मैं इसको फिर इस तरह कंटिन्यू नहीं करूँगा, इसको फिर मैं अपनी अप्रोच के साथ जाऊँगा। या अगर मैं मेरा क्या होता था, वीकली मैं अपना एनालिसिस करता था, मॉक्स का भी करता था। डेली तो जो मेरे मॉक्स होते थे वो देता ही था, या फिर हर 2-3 दिन बाद जो देता था। लेकिन मेरा एक वीकली भी होता था कि मैं वीकली एनालाइज़ करता था कि मैंने लास्ट वीक से लेके इस वीक तक मैंने कितना इम्प्रूव किया है, कहाँ मेरी कमियाँ रही हैं इस वीक में, और इसको मैं कैसे आगे स्ट्रेटेजाइज़ करूँगा वापस। तो मैं अपनी वीक प्रिपरेशन को, उसको संडे को बैठ के स्ट्रेटेजाइज़ करता था कि मेरे को इसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना। अब अगेन मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे मेरे को क्या होता था, मतलब प्रिपरेशन टाइम में ना एक अच्छी आदत लगी थी मेरे को, कि मेरे को जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं सुनना बड़ा पसंद था। मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता था, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी जो वीडियोज़ आती थी। प्रशांत धवन सर बनाते थे वीडियोज़, तो उनको सुनना बड़ा पसंद था मेरे को। तो मैं क्या करता था, मुझे पता था मेरे को करंट अफेयर भी करनी है। और वो मेरे को काम पसंद भी है, पॉडकास्ट वगैरह सुनना। तो मैंने इसको किस तरह कंपाइल किया कि जब मैं पढ़ के थक जाता था और मेरे को रेस्ट चाहिए होता था, तो बस कान में लीड लगाता था और यूट्यूब पे उनकी वीडियोज़ स्टार्ट कर देता था। उससे 2 बेनिफिट हुए, एक तो मेरा जो रेस्टिंग टाइम है, वो भी कवर हो रहा है। उस टाइम पीरियड पे मैं अपनी करंट अफेयर भी प्रिपेयर कर रहा था साथ के साथ, एक वर्ल्ड वाइड नॉलेज भी ले रहा था। तो इस तरह मैंने अपने आप को स्ट्रैटेजाइज़ किया कि यार मैं किस डायरेक्शन में जाके अपना टाइम भी बचा रहा हूँ,
प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और प्रॉपर एक रेस्ट भी ले रहा हूँ। मेरे को थोड़ा चेस में इंटरेस्ट था, तो अब कई बार क्या होता था, इसने मेरे को एक्चुअली में उसमें हेल्प की मैथ्स में, कि अब आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे कि ये चेस और मैथ्स में कैसे मतलब हेल्प मिल सकती है। क्योंकि जब हम चेस खेलते हैं ना, तो हम स्ट्रेटेजीज सोचते हैं, मूव्स सोचते हैं कि यार सिर्फ एक नहीं कि अब अभी मैं तो ये चलने वाला हूँ, नहीं। हम आने वाले अगले 3-4 मूव्स को भी इमेजिन कर रहे होते हैं, साथ उनकी पोजीशनिंग को इमेजिन कर रहे होते हैं कि उस टाइम पे ये पीस मेरा यहाँ पे होगा, फिर मेरा नाइट इधर होगा, मेरा रुक इधर होगा। तो वो जो इमेजिनेशन होती है पावर, वो आपकी मैथ्स में हेल्प कर रही होती है जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आप ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, उस फिगर को इमेजिन कर रहे होते हो कि वो फिगर इस तरह का है, ये क्वेश्चन इस तरह का है, तो आप बिना पेन को यूज करे बेसिकली उस क्वेश्चन को बहुत हद तक सॉल्व कर चुके होते हो। सो दैट इट वर्क्स फॉर मी बेसिकली। तो इसी तरह मैंने अपनी स्ट्रेटजीज को आगे बढ़ाया था। फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम आई वुड से इट्स कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। मतलब आप चाहे कितने हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज को लेके, आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट इट। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट इट। जो बच्चे एसएससी सीजीएल को अब टारगेट कर रहे हैं और प्रिपरेशन जिन्होंने अब जस्ट अभी स्टार्ट की है, मेरी पहली एडवाइस तो उनको होगी कि आप लोग एक ना वो भेड़ चाल में मत चलना। सिलेबस को, सिर्फ सिलेबस को कवर करना, सिलेबस को कवर करना है, बट किसके साथ में? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में। दूसरा ये कि यार आप टॉपर्स की वीडियो देखो, पर ना इसी टारगेट के साथ देखना कि मैं 2 दिन तो देखूंगा, लेकिन फिर लाइफ में कभी दोबारा टॉपर्स की वीडियो नहीं देखने वाला हूँ। क्योंकि देखो, हर टॉपर की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। जरूरी नहीं कि जो जिस टॉपर की स्ट्रेटजी उसके लिए काम करी वो आपके लिए भी काम करेगी। क्योंकि हर किसी का बिहेवियर, बॉडी पैटर्न, उनके सोचने की शक्ति, उनके समझने का स्टाइल सब अलग होता है। तो अब मेरा जो तरीका था अपना पढ़ने का, जरूरी नहीं है कि मेरा वही तरीका सेम हर मतलब सभी इंसान लोगों के लिए या फिर सभी एस्पिरेंट्स के लिए काम करेगा, या उसमें से हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वो काम कर जाए, कि एस्पिरेंट के लिए काम कर जाए। तो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। तो पहले तो आपको अपने आप को भी समझना होगा कि आपके पढ़ने का स्टाइल क्या है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है पढ़ना। जैसे मैंने जो स्ट्रेटजी अपने लिए अपनाई थी वो थी कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई और जीएस हो गई। मुझे पता था कि जीएस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी, मतलब एज़ इन कि बहुत बड़ा सिलेबस तो है इसका, पर मैं इसको ना लास्ट में करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको जल्दी कवर कर लूँगा, शायद याद भी जल्दी कर लूँगा, कंट्रोल जल्दी लेके आ जाऊँगा। इंग्लिश मेरा थोड़ा-सा फ़ियर था इंग्लिश में। सो व्हाट आई स्टार्टेड कि मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, सबसे पहले मैंने इंग्लिश का बैच लिया, कि मुझे था कि मैं जब तक अपना इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करूँगा, बैच कंप्लीट करूँगा और मैं जीएस स्टार्ट करूँगा, उसके बाद में मेरी इंग्लिश की रिवीजन इतनी अच्छी होती रहेगी कि जब मैं जीएस भी कंप्लीट करूँगा ना, तो मेरे साथ में इंग्लिश भी एकदम प्रिपेयर हो चुकी होगी, जीएस भी प्रिपेयर हो चुकी होगी। उसके इंग्लिश के साथ मैंने क्या, अपने मैथ्स स्टार्ट किए थे, रीजनिंग स्टार्ट की थी। तो सिर्फ जीएस को मैंने बाद में छोड़ा था। तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर गई। बट इट्स नॉट कि वो आपके लिए भी सेम काम करे, क्योंकि जब मैं मॉक लगाता था, तो मैं मॉक में सबसे पहले अटेम्प्ट करता था इंग्लिश को। फिर मैं अटेम्प्ट करता था अपने जीएस को। उसके बाद मैं रीजनिंग पे आता था, देन मैं लास्ट में जाता था मैथ पे। क्योंकि मुझे मैथ पे भरोसा था कि मैं यार, अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम भी होगा ना, मैं जल्दी अपनी कैलकुलेशन से, बाकी चीज़ों से मैं उसको जल्दी सॉल्व कर लूँगा और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दूँगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा करता कि मैं पहले मैथ्स लेता, तो शायद मैं थोड़ा-सा प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता कि यार ठीक है, अभी स्लो कर रहा हूँ थोड़ा-सा, एक टाइम दे देता। क्या पता फिर मेरे पास लास्ट में उतना टाइम ही नहीं बचता कि मैं इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ पूरे, या जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ पूरे। वहाँ पे फिर मैं हबड़ा-तबड़ी में जो मेरी वीक पॉइंट था, उसको मैं छोड़ के और उसमें मतलब समझते हो कि मैं सबसे गंदा परफ़ॉर्म करता और शायद सिलेक्शन भी ना होता। तो ये स्ट्रैटेजीज़ जो होंगी ना, आप टॉपरों को मत देखो कि किसकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, वहाँ से सीखो कि वो मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या था उन सभी टॉपर्स में जो उन्होंने अप्लाई किया अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। आपको वो पकड़ना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, आपके अपने हिसाब से होनी चाहिए। अब जैसे मॉक टेस्ट में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, आई रिमेंबर कि प्री का मॉक दिया था मैंने, तो उसमें स्कोर आ गया था मेरा 150 के आस-पास में। बट जब मैं उसको एनालाइज़ कर रहा था मॉक को अपने मॉक टेस्ट के बाद में, तो मैंने देखा कि उसमें कई ऐसे क्वेश्चन्स थे कि जिनको मैं बाद में सॉल्व कर पा रहा था ईज़िली। तो फिर मैंने सोचा यार कि ऐसा क्या रीज़न आया था मेरे पास में कि मैं उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाया, बट मैं अभी सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर पता चला कि भाई कॉन्सेप्ट तो मेरा पहले भी क्लियर था, अभी भी क्लियर था। कॉन्सेप्ट वहाँ भी याद आ रहा था। लेकिन वो गलती कहाँ हो रही थी? उसका अब आप सोचोगे यार हो सकता है कि मैथ्स में कैलकुलेशन में इश्यू हो तुम्हें, कि मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ जल्दबाज़ी में, वो भी इश्यू नहीं था। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो निकल के आया ना, वो निकल के आया था इंग्लिश में। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, इंग्लिश में जब मैं मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहा था, तो वहाँ मैंने थोड़ा-सा स्लो था और ज़्यादा टाइम दे दिया वहाँ पे इंग्लिश में। जीएस मैंने ठीक है वो अपने टाइम पीरियड पे खत्म कर दी, रीजनिंग भी अपने टाइम पीरियड पे खत्म कर दी। लेकिन लास्ट में आते-आते उस इंग्लिश की वजह से मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम बचा था कि जो मैथ्स के क्वेश्चन मैं बहुत ईज़िली सॉल्व करता था, उस टाइम पे वो प्रेशर की वजह से, टाइम प्रेशर की वजह से मैं उस क्वेश्चन में भी फिर और ज़्यादा टाइम ले रहा था और उसकी वजह से मैंने अपने कई सारे क्वेश्चन शायद छोड़ भी दिए थे, गलत हो गए थे। तो आप जब किसी भी इसका मॉक का एनालाइज़ करें, तो आप ये ना देखें कि मेरा सिर्फ़ इसी डायरेक्शन में ना देखें कि सिर्फ़ भई इस सब्जेक्ट में गलती हो रही है तो इसी सब्जेक्ट में कमियाँ होंगी।
वो आपकी गलतियाँ उस सब्जेक्ट में शायद हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट की वजह से हो रही हो। तो आपको ये लिंक करनी पड़ेंगी आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं और जो गलतियाँ हैं। और ये मेरे से हो रही थी जो मैं बाद में इनको एनालाइज़ करता था चीज़ों को लेके। इसलिए मेरी जो एक शायद कह सकते हो मेरी कमी रही थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, एक वो ये थी कि यार मैंने मॉक टेस्ट थोड़े कम ही लगाए थे। जितने लोग जनरली बोलते हैं या टीचर्स बोलते हैं कि यार आपको डेली लगाने चाहिए या फिर हर दूसरे दिन कम से कम लगाना चाहिए। मेरा होता था कि हफ्ते में शायद 1 या 2 मॉक लगाता था। तो वो मेरी शायद थोड़ी कमी थी। हो सकता था शायद उससे और अच्छा मेरा स्कोर बनता और अच्छा रैंक बनती। जिन एस्पिरेंट्स को मतलब यूनिफ़ॉर्म चाहिए या फिर जो एक होता है कि यूनिफ़ॉर्म के प्रति उनका एक ज़्यादा प्यार होता है और ज़्यादा उनको लगता है कि मैं भी एक ऐसी जॉब लूँ जिसमें यूनिफ़ॉर्म है। तो देखिए आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो बहुत आएँगी कि यार ये वाला एग्ज़ाम है, वो वाला एग्ज़ाम है। लेकिन आपको क्लियरली ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरह की वर्क कल्चर को अडॉप्ट कर पाओगे। क्योंकि देखिए यूनिफ़ॉर्म वाली जॉब आपकी वो भी जो बॉर्डर पे है। हमारे जो फौजी भाई लोग होते हैं बॉर्डर पे, वो भी एक यूनिफ़ॉर्म की जॉब है। यूनिफ़ॉर्म की जॉब आपकी वो भी है जो आप दिल्ली में रह के एज़ अ जीएसटी इंस्पेक्टर भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी और भी 1-2 दिल्ली पुलिस हो गया या किसी स्टेट पुलिस की हो गई। लेकिन पहले आपको ये देखना पड़ेगा आप किस तरह का वर्क कल्चर जो आप ईज़िली अडॉप्ट कर पाओगे अपने लिए। तो आपको फिर उसी तरह, उसी डायरेक्शन में आपको काम करना होता है। क्योंकि यूनिफ़ॉर्म के लिए आपको थोड़ा फिज़िकली फिट भी होना पड़ता है। मेंटली तो फिट होना ही चाहिए लेकिन आपको फिज़िकली भी काफ़ी फिट होना पड़ता है। तो उसके लिए आपको साथ-साथ में फिज़िकल वर्क और कुछ एक्टिविटीज़ फ़िटनेस के लिए भी काम करना होता है अपने ऊपर में, कि आप जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, रनिंग हो गया या हमारे इसमें डिपार्टमेंट के लिए होता है, हाई जंप भी माँगते उसमें सीपीएम में हाई जंप भी माँगते हैं और रनिंग भी माँगते हैं, लॉन्ग जंप भी माँगते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सिर्फ़ ना उसमें केवल मेंटली फिट होना होता है, उसमें आपको फिज़िकली फिट होना होता है कि आप वो अपनी जो आपकी एक ड्रीम जॉब है या फिर जो आपकी यूनिफ़ॉर्म की वाली एक जो चाह है, वो पूरी हो सके उसके लिए। सो लास्ट में मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब एक लड़का जो कभी 50% स्कोर नहीं कर पाता, मोर देन 50%, जो कैंसर से अपने फादर को खो देता है, एक फाइनेंशियल बर्डन से गुज़रता है, अपनी फैमिली की तरफ से बड़ा स्ट्रगल फेस कर रहा होता है। अगर वो लड़का ये काम कर सकता है ना, तो आई गेस हर कोई ये काम कर सकता है। उसी तरह सभी की लाइफ़ में अपने-अपने चैलेंजेज़ होते हैं। हर किसी को अपने एक स्ट्रगल फेज़ देखना पड़ता है। तो बस आप लोग उसी स्ट्रगल फेज़ को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ें उस स्ट्रगल फेज़ से और अपने जो भी चैलेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, उनको ओवरकम करें और आपका जो गोल है, उसे अचीव करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा एंड एट द एंड आई वांट टू थैंक जोश टू गिव मी दिस अपॉर्च्युनिटी एंड टू प्रेज़ेंट मायसेल्फ हियर। थैंक यू।